हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की विज्ञान। हम लोग जैसे कि पढ़ चुके थे, इसका पहला पार्ट यानी लेक्चर 1 आ चुका है, जो कि हमने अध्याय 1 आपका पढ़ाया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम लोग उसमें समीकरण जान चुके थे, कैसे समीकरण होता है, और समीकरण लिखना आज सीखेंगे। पेज नंबर 1 से 2 तक हो गया था, पेज नंबर 1 और 2 हो गया था। ठीक है, आज हम लोग पेज नंबर 3 से पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि लेक्चर 2 होगा आज। ये नई एनसीईआरटी बुक है, मैं आपको बता दें, नए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अध्याय में चलते हैं और उसको कंटिन्यू पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ये है आपका, हम लोगों ने ये देख लिया था समीकरण क्या होता है। समीकरण, रासायनिक समीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखें, अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना कैसे जरूरी होता है, क्या क्या ध्यान रखने वाली बात होती है, इसमें क्या क्या हमको जरूरी बातें होती है जिनको हमको ध्यान रखना है रासायनिक समीकरण लिखते समय। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? हमने देखा था शब्द समीकरण। क्या देखा था? शब्द समीकरण हम लोग देखे थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो शब्द समीकरण से भी क्या छोटा हो सकता है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी जहां पे हम लोग शब्दों का यूज किए थे हिंदी से लिख करके, वहां पर हम लोग वहां पास क्या करेंगे, अब सूत्र की हेल्प लेंगे। क्या लेंगे? सूत्र की हेल्प लेंगे और ज़्यादा संक्षिप्त हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिए, और छोटा हो गया। पहले क्या था? बहुत बड़ा था। पहले इतना बड़ा हमको लिखना पड़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू आपका बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये शब्द समीकरण था। क्या था? ये शब्द समीकरण था। इतना बड़ा हमको लिखना पड़ा था। ठीक है, क्या लिखना पड़ा था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू आपका क्या उत्पाद बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर बना हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। अब हमको सूत्र की अगर मदद से करेंगे तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2, क्योंकि ऑक्सीजन है, इसके अणु 2 अणु मिलकर के एक आपका तत्व बनाता है, यानी कि आपका O2 बनेगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये MgO जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये संतुलित नहीं है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यही अभी आपको आगे सिखाएगा, संतुलित करना सिखाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शब्द समीकरण इस तरह लिखा जाता है। अब शब्द समीकरण को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सूत्र वाले में। ठीक है, जिससे कि ये एक और संक्षिप्त रासायनिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे क्या पॉइंट्स दी गई हैं, इनको हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आगे, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना Mg है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना? 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है भाई? 1 है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये असंतुलित है, संतुलित नहीं है। क्या दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान है? नहीं। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। यानी दोनों तरफ अगर क्रिया कारक जितने हैं, Mg 1 है तो Mg अगर 1 है इधर, ठीक है। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे O हमारा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या है कि संतुलित है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है, तीर के इधर लेफ्ट वाला और इधर राइट वाला, दोनों तरफ की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो संतुलित समीकरण नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 ये जो है मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण, ये ढांचा समीकरण है। ठीक है, क्या है? ढांचा समीकरण है, क्योंकि द्रव्यमान इसमें बराबर नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण का महत्व। अच्छा, जो रासायनिक समीकरण अगर संतुलित नहीं है और संतुलित होता है तो उसका क्या महत्व होता है, नहीं है तो उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, बिल्कुल।
तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम 2 किलो खोवा 1 किलो शक्कर लेकर अगर मिठाई बनाते हैं तो 3 किलो बननी चाहिए। यानी जितने हम अभिकारक लेंगे, उनकी जितनी पदार्थ की मात्रा लेंगे, जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद में मिलने वाला जो पदार्थ है उसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा। यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता, उसको किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो। जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद वाले तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक जो हमारा लेफ्ट में था तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए? ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में कहें तो रासायनिक अपक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो ढांचा समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब यहाँ पे आपको ये सिखाएगा कि संतुलित कैसे करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप दिया गया है, थोड़ा सा इसको बिल्कुल डिटेल कर दिया है। ठीक है, हम आपको डिटेल भी करा देते हैं, पहले जो बुक में दिया गया है उसके बाद शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जैसे जिंक लिया था हमने और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, तो क्या बना था? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना था। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सूत्र रूप में रख देते हैं। जिंक का सूत्र Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2 होता है। ठीक है, सूत्र वाले में रख दिया सूत्र समीकरण और ये शब्द समीकरण होगा। ठीक है, संक्षिप्त हमने कर लिया। आइए समीकरण में तीर के निशान के दोनों के तत्वों को परमाणु की संख्या की तुलना करें। देख लेते हैं, यहाँ पे बताइए Zn कितना है भाई? Zn 1 है। इधर कितने Zn है? 1 है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाइड्रोजन इधर कितना है? H2 2 है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर S कितना है? सल्फर 1 है। इधर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यानी जितने भी तत्व परमाणु उसमें भाग ले रहे हैं सभी का बैलेंस आपको देखना पड़ेगा, सभी का संतुलित समीकरण आपको चेक करना पड़ेगा कि सभी इक्वल है कि नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Zn जो जिंक हमारा है वो लेफ्ट में भी 1 है और राइट में भी 1 है। ठीक है, उसके बाद H2 जो हमारा है हाइड्रोजन ये 2 है और राइट में भी 2 है। ठीक है, ये देखिए 2 है। अच्छा, यह सल्फर जो हमारा है वो 1 है और राइट में भी 1 है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्सीजन जो हमारा है वो कितना है? 4 है और राइट में भी 4 है, यानी सभी बराबर है। तो ये क्या है? संतुलित समीकरण है। क्या है ये? संतुलित समीकरण। ठीक है, इसे कहते हैं संतुलित समीकरण कि दोनों ओर के जो परमाणुओं के द्रव्यमान है, अणुओं के द्रव्यमान है वो बराबर है। सही है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और इसमें डिटेल दिया गया है। क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। भाई काम की चीज़ें ही दी गई होंगी। तो देखिए यहाँ पास ये आप देख पा रहे हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन चारों को ले लिया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को ले लिया। अच्छा, ये LHS तीर के निशान जो रहता है बीच में तीर का निशान, तो इधर का लेफ्ट और इधर का राइट हमने अभी काउंट करके आपको दिखा दिया। जिंक 1 था, जिंक राइट में भी 1 है और हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 था, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 था और ऑक्सीजन 4 है। तो समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण, समझ गए? बिल्कुल एक संतुलित रासायनिक समीकरण ये है हमारा। आइए अब हम निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। एक समीकरण दिया गया है, इसको कह रहा है कि प्रयास करते हैं संतुलित करने के लिए। तो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। इधर देखिए आयरन कितना है, Fe कितना है? 1 है। इधर कितना है? 3 है। बिल्कुल बैलेंस बराबर नहीं है, इधर ज़्यादा है 2। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है। ये बैलेंस नहीं है।
ठीक है। तो चरण 1 में कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर का एक बॉक्स बना लीजिए। इस तरह बॉक्स बना लेना है। क्या करना है? बॉक्स बना लेना है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। इसके अंदर अब आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे बॉक्स बना लेना है। दूसरा क्या है? असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या की सूची बना लीजिए। सूची हमको बना लेना है। ये देखिए आयरन क्या था? 1 था, यानी कि Fe 1 है और इधर 3 था हमारा। हाइड्रोजन 2 था और इधर भी 2 था हमारा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 था और इधर क्या था? 4 था। अच्छा, हाइड्रोजन 2 था, ये तो सही है। यानी कि गड़बड़ किस में है? Fe में और O में, ठीक है। आयरन में और ऑक्सीजन में हमारे बैलेंस गड़बड़ है, ठीक है। यही हमारा सही नहीं है। तो चरण, ये हमारा पहला चरण क्या कहता है कि बॉक्स बना लो इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह आपका ये लिस्ट बना लो। उसके बाद तीसरे चरण में क्या कहता है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। सबसे अधिक परमाणु वाले, जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हो, उसको आपको पहले संतुलित कीजिए। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, चाहे वो अभिकारक हो, लेफ्ट वाला हो, चाहे वो राइट वाला हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। सबसे अधिक जो परमाणु हो उसको चुन लेते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। ऑक्सीजन तत्व जो O4 है वो सबसे ज़्यादा है, 4 है। आयरन कितना है? Fe कितना है? 3 है। जबकि ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो 4 को हम लोग पकड़ते हैं, चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे अब प्रारंभ में अभिकारकों में H2O ऑक्सीजन 1 है और इधर कितना है? Fe3O4 में कितना है? 4 है। तो इधर क्या करते हैं हम? इस 4 का गुणा इसके साथ कर लेते हैं। 4 कम 4, ये देखिए इसका गुणा इधर किया है। क्या करें? यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अपक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों को सूत्र को नहीं बदल सकते। यानी आप ये नहीं कर सकते कि ये 2 हटा लो और 4 लगा दो, नहीं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे 4 लगा दो, नहीं। इसको आप मेन ढांचा जो है, मेन ढांचा स्ट्रक्चर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें हम केवल गुणा कर सकते हैं, केवल सामने हम गुणा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पहले से है उसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। मेन ढांचा को डिस्टर्ब नहीं करना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल। तो Fe3 लिखा तो ये नहीं कि अब आप इसको Fe कर दो, 3 गायब कर दो, नहीं। आप यहाँ पे गुणा करके उसको बैलेंस बना सकते हैं और यहाँ पे गुणा करके आप बैलेंस बना सकते हैं। अंदर जो मेन है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तत्वों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को आगे देखते हैं क्या दिया गया है। संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। वो देखिए उसमें क्या किया उसने, H2O था, इसमें क्या था? 4 ऑक्सीजन था, तो इसको 4 का गुणा कर सकते हैं आप, ठीक है। 4H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे 4 लगा दें, नहीं। आप नीचे नहीं कर सकते हैं, ठीक। ना बीच में गुणा कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के बीच में 4 कर दो, नहीं। यानी जो मेन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, केवल आगे ही, जैसे 2 हैं तो इनको आगे करना है, इस वाले प्लस के इधर है तो यहाँ पे करना है, इस वाले में यहाँ करना है, इस वाले में यहाँ करना है, इस वाले का यहाँ मान होगा, इस वाले का यहाँ मान होगा। यहाँ करने से इसके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सभी में फर्क पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस बना रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप यहाँ ऑक्सीजन और आयरन के बीच में आप गुणा करो, नहीं, बीच में गुणा नहीं करना है, ठीक है। कि आप यहाँ पे इसको कट कर दो, नहीं, जो मेन ढांचा उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने 4 का गुणा कर दिया, इधर 4 था तो इधर भी 4 दे दिए, तो 4 ऑक्सीजन बराबर हो गया, ठीक है। आंशिक रूप से संतुलित हो गया है ये। अब हम देखते हैं, अभी पूरी तरह से संतुलित नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी आयरन देखिए 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है। हाइड्रोजन तो ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक हो गया, अभी आयरन ठीक नहीं है। तो आयरन को हम लोग क्या करते हैं, Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन क्यों नहीं संतुलित? पहले संतुलित था, 2 इधर था 2 इधर, लेकिन अब 4 का गुणा हो गया तो 4 दूनी 8, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। आप ये समझना। तो अब देखिए यहाँ पे Fe और हाइड्रोजन दोनों अब संतुलित नहीं है।
इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। किसको? हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। पहली बार सबसे ज़्यादा जो था उसको हमने लिया और दूसरी बार फिर आप किसी को भी ले सकते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 4 कर देते हैं। इधर कितना था देखिए, 4 दूनी 8 था, 8 था, तो इधर कितना कर दो, 4 दे दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 था तो हमने इसको 4 दे दिया क्योंकि ये 8 था। प्रारंभ में अभिकारक में ये कितना 4s2 4s2, तो अगर इधर 8 का गुणा कर दिया, ये कितना 4 दूनी 8 है, और इधर कितना 4 दे देंगे तो 4 दूनी 8 ये भी हो जाएगा। अब ये जाकर 4 का गुणा इधर भी हम कर दिए। ये देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 4 इसको भी दे दिए, 4 इसको दे दिए, तो कितना बन गया देखिए। अब ऑक्सीजन 4 हुआ, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हुआ। अच्छा, नीचे जो रहेगा परमाणु उसको हम क्या करें, इससे गुणा करके उसकी संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ गुणे में है 4, तो इसका ऑक्सीजन का भी है। ठीक है, अच्छा 4 इधर का भी 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। आयरन अब कितना है भाई, 1 है और इधर 3 है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर हम आयरन यहाँ पे अब देखते हैं, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए, तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। तो आयरन अब असंतुलित है। अब पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिससे संतुलित करना शेष है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालें, इन दोनों का गुणा करके। ठीक है, अगर नीचे रहेगा तो गुणा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रारंभ में 1 है, इधर कितना है 3 है, तो 3 इधर निकला हमारा 3 है, इधर 1 है, तो ये 3 इसको दे दो। कितना दे दो? 3 इसको दे दो भाई। तो Fe को संतुलित करने के बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, तो ये देखो 3 दे दिए, इधर गुणा कर दिए 3, इधर 3 था 3 इधर दे दिया। अब 3 आयरन हो गया, 3 आयरन हो गया, लोहा हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 4 दूनी 8। सभी अंत में संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्याओं का परिकलन करते हैं। संख्याओं का परिकलन करते हैं। 3Fe 4s2 Fe3O4 और 4s2 संतुलित समीकरण हो गए। सभी का बैलेंस बराबर हो गया। देखिए आयरन कितना है, इधर लोहा कितना है 3 है, इधर लोहा कितना है 3 है, चाहे नीचे लिखा रहे चाहे बगल में लिखा रहे। ठीक है, इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। समीकरण 1.9 में दोनों 1.9 है। ठीक है, दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिंट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिंट एंड ट्रायल, हिंट कैसे लेते हैं, अगर इधर का हमारा ज़्यादा है तो उससे हिंट लेते हैं कि कितने का गुणा करना है। ट्रायल मतलब होता है कि बार बार हम गुणा करेंगे, जोड़े घटाएंगे, बार बार करने से हमें क्या होता है, ट्रायल कहते हैं उसको, बार बार ट्राई करेंगे और उसके बाद लास्ट में जाकर बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए इसको हिंट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के। अच्छा, अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। चरण 7 में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, भौतिक अवस्था यानी कि हमने कल बताया था ठोस, सॉलिड, गैस, लिक्विड। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और एक्वा, जली विलयन। ठीक है, 4 होते हैं। तो इनको कैसे लिख, ऊपर दिए गए संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में नहीं, ज्ञान नहीं, उसमें कुछ नहीं पता चल रहा, लिखा ही नहीं है। इस समीकरण में उसकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जली तथा ठोस 4 हो गए, जली, विलयन, ठोस और द्रव और गैस। अवस्थाओं को क्रमशः गैस को G से, लिक्विड को जली यानी कि द्रव को L से, एक्वा जली को और
सॉलिड यानी ठोस को दर्शाया जाता है। अभिकारा के उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वा AQ लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आयरन क्या लोहा ठोस अवस्था में है तो इसको यस लिख देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस अवस्था में है, ठीक है। और यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिख दिया गया सॉलिड। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस अवस्था में। तो जिस अवस्था में वो रहेंगे उस अवस्था को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ जी चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अपक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया। किसके रूप में? भाप के रूप में जल का उपयोग। ये लिक्विड वाला द्रव के रूप में नहीं किया, लिक्विड के रूप में किया गया होता तो यल लिखा होता, ये भाप के रूप में यहाँ पे उपयोग किया गया, ठीक है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता, सभी में नहीं किया जाता, जब तक कि यह आवश्यक ना हो। जब तक आवश्यक ना हो तब तक हम नहीं लिखते हैं। तो आपको दोनों प्रकार का मिल जाएगा, ठीक है। कभी लिखा रहेगा, कभी नहीं लिखा रहेगा, तो आपको ये परेशान नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कैसे? ताप, दाब और उत्प्रेरक को भी। CO कैसा है? G यानी गैस के रूप में है। हाइड्रोजन कैसा है? G के रूप में है, ये कोबाल्ट है। और यहाँ पे ये लिक्विड के रूप में है CH3OH, हमारा ये एथिल एल्कोहल जो हमारा ये मेथिल एल्कोहल है, सॉरी मेथिल एल्कोहल हमारा लिक्विड के रूप में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक्वा जलीय विलयन के रूप में है। H2O पानी जो है द्रव के रूप में है। ये सभी यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं, जो जिसके रूप में यल, AQ ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया जो जिस रूप में है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार के आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आ गए प्रश्नावली आपकी आ गई है, ठीक है। ये क्या क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। हम लोगों ने पढ़ा 2 वीडियो में, जितना उसमें से कुछ फंस रहा कि नहीं। वाय में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया गया था। हमने आपको हिंट दिया था कि इसको टिक कर लेना है, क्योंकि ये बनने वाला क्वेश्चन है। क्यों साफ किया था, ठीक है, क्यों किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये शब्द समीकरण में है, इसको सूत्र समीकरण में बदलना है, उसके बाद उसको संतुलित भी करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण में दिया गया था। निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो लिया गया है इससे क्या करना है, ये हिंदी में दिया गया। जब जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ये बताया है क्या क्या लिया गया है और क्या बना है। इससे क्या करना है आपको, संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले इसको सूत्र रूप में बनाना है, उसके बाद उसको बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। तो ये चीज 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और एक रिबन वाला दिया गया, एक्टिविटी से क्रियाकलाप से दिया गया, ठीक है। इनको हम लोग हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। पहले आपको ये अच्छे से बिल्कुल बैलेंस बनाना सीख लेना है, ठीक है। इसमें जो हमने अभी चरणबद्ध इसमें बताया गया उसको आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इनको भी आपको कोशिश करना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस पर वीडियो लाएंगे और इसको सॉल्व कराएंगे, आपके कैसे करना ये भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो आप दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक ग्रुप होंगे, आप उसमें शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं कि क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, आप भी जुड़ जाएं, ठीक है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा और उतना माहौल बढ़िया पढ़ने वाला बनेगा, हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।